मिस सोनल, सोनल नाम है ना? सोना तो नहीं है आज? जागृति जागना है ना आज? चलो, यस, गुड आफ्टरनून। क्या लेक्चर के बीच में तुम ये कर रहे हो? चलो, यस, स्टार्ट करें। हाँ, आज हम कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट टॉपिक करेंगे एंड देन विल बी डन विद कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? चलो, अभी तक देखो हम लोगों ने ओवरऑल क्या क्या पढ़ लिया। हमने डिमांड पढ़ा, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी पढ़ा, राइट? डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पढ़ा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व पढ़ा, करेक्ट है ना? ठीक है। इलास्टिसिटी, अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी पढ़ी है, पॉइंट मेथड, पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, याद आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, फिर हम लोगों ने और मेथड्स पढ़ी जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, याद आ रहा है? ठीक है, और सेगमेंट मेथड, करेक्ट है ना? पॉइंट मेथड जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, करेक्ट है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग भी की भी हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ी। अंडरस्टैंडिंग बायर्स इंटेंशन, याद आ रहा है? फिर सेल्स एस्टिमेट, जो कि सेल्समैन एस्टिमेट लगाता है, और लास्ट में एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जिसको हम डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। याद आ गया सबको? कंज्यूमर बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने पढ़ा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ी, लाइव वाली जनता। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने सिंपल सी चीज पढ़ी कि जैसे जैसे हम चीजें कंज्यूम करते जाते हैं उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। इनिशियली तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, एक बार पीक पर जाएगा, उसके बाद वो गिरना शुरू कर देगा। जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, पर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। याद आ गया सबको? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या क्या, मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस। अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस बट एक्चुअली पेज। आपको पानी पीना है मानसी? वो पास में वो पानी भी नहीं दे रही है, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कफ हो रहा है। और तीसरी बोतल है, सुबह से इतना पानी पी चुकी है, शर्म नहीं आ रही है, पानी खत्म कर दिया है। नहीं नहीं, अरे तो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। हाँ, टैबलेट लिया, ठीक है। वैसे एलेक्स, एलेक्स करके एक टैबलेट आती है, बहुत एकदम गजब टैबलेट है। हम लोगों को देखो बोलने का काम है, तो मेरा तो गला बहुत फ्रीक्वेंटली खराब रहता है, मतलब खराब एज इन आवाज के कारण नहीं, बट कफ हो जाता है, तो एलेक्स बहुत ज्यादा काम करती है। एलेक्स, ALEX। मेरे पास एक और चीज है, मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी छोटी सी गोली है, वो मेरे को काम आती है हमेशा, मैं तुमको दूंगी अभी अगर मिली मैं मुझे तो लेक्चर के बाद, है ना? चलो, कंज्यूमर सरप्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्राइस यू विलिंग टू पे माइनस प्राइस दैट यू एक्चुअली पे। अगर जितना हम प्राइस पे करना चाह रहे हैं उससे कम में हमें कमोडिटी मिल गई तो हमें कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। याद आ रहा है सबको? राइट? तो अगर ये प्राइस है, ठीक है, अगर ये प्राइस हम पे करते हैं क्यू क्वांटिटी के लिए, करेक्ट है, राइट? PR पे करते हैं क्यू क्वांटिटी के लिए, तो उसके ऊपर जितनी भी प्राइस हम लोग क्यू क्वांटिटी के लिए पे करेंगे वो क्या हो जाएगी? कंज्यूमर सरप्लस। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। जितनी प्राइस हम विलिंग होंगे पे करने के लिए वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। व्हाई? बिकॉज PR इज द एक्चुअल प्राइस, करेक्ट है, ये तो एक्चुअल प्राइस है, तो उसके ऊपर जितनी भी प्राइस हम पे करने के लिए रेडी है पर हमें एक्चुअली PR पे करना पड़ रहा है तो वो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, बढ़े आगे। चलो, उसके बाद हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऐसे पॉइंट्स
ऐसे पॉइंट्स कि जिसमें हम लोगों को अगर कोई दो गुड्स का हम कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं, कोई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, तो उसका यूटिलिटी सेम होना चाहिए। बट हमने इसमें एक चीज देखी कि जब भी हम यूटिलिटी सेम रखना चाहते हैं तो हम एक गुड का कॉम्बिनेशन एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं और दूसरे गुड का कंजम्पशन गिराते हैं, तो ही यूटिलिटी सेम है। तुम देखो ना, जादू, ठीक है। अब देखो, लेट्स से मुझे ए, यहां पर ए कमोडिटी, यहां पे बी कमोडिटी है, ठीक है। मुझे ए को कंज्यूम करने के लिए, मैं ए अगर इतनी कंज्यूम कर रही हूं तो बी मैं इतनी कंज्यूम कर पाती हूँ, करेक्ट है। पर अगर ए मुझे ज्यादा कंज्यूम करना है तो बी कम कंज्यूम करूंगी ना, तो ये बन गया क्या, इंडिफरेंस कर्व। बहुत ही बेकार इंडिफरेंस कर्व बना है, बट करेक्ट है। ये है एक्स और ये है वाई। एक्स पॉइंट पर, वाई पॉइंट पे जो हमारा टोटल यूटिलिटी वो क्या है, सेम है। आ रही है क्या बात समझ में? पर क्या यहां पर किसी ने एक बात सोची है? यहां तक क्लियर है सोनल आपको? यस, अच्छी तरीके से जागृति सबको क्लियर है? क्या यहां पर किसी ने एक बात सोची है कि बजट नाम की भी तो एक चीज होती है? हम यूटिलिटी 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 की बात कर रहे हैं, बट हमने बजट तो सोचा ही नहीं। सो देयर इज अ बजट लाइन एज वेल, जिस पर, बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस ये बोलता है ना कि हमें प्राइस कम पे करने की इच्छा है और उससे कम में अगर हमें गुड्स मिल गया तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। अब हमें सारी चीजें चाहिए, हमें कंज्यूमर सरप्लस भी चाहिए एज ए कंज्यूमर, और हमें टोटल यूटिलिटी भी चाहिए, सो दैट गुड का कॉम्बिनेशन सही बन जाए। करेक्ट है, राइट? तो देखा जाए तो कंज्यूमर सरप्लस is related to the budget, करेक्ट है, राइट? अब देयर इज ऑलवेज अ बजट लाइन, एक बजट लाइन होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, देखो, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देर इज अ प्रोडक्ट एक्स, देर इज अ प्रोडक्ट वाई, ठीक है। अगर हम एक्स और वाई का जो कंजम्पशन है वो चेंज कर देते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, तो एक्स ज्यादा कंज्यूम करूंगी मैं, करेक्ट है, और वाई कम कंज्यूम करूंगी। ये सब तो हमको पढ़ चुके हैं, करेक्ट है। तो ये टेक्निकली क्या बन गया, एक डिफरेंशियल कर्व, इंडिफरेंस कर्व। आ रही बात समझ में? ये क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस पे यूटिलिटी सेम है, करेक्ट है, राइट? अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एक्स का कंजम्पशन कम कर दिया, ठीक है, मैंने एक्स का कंजम्पशन कम कर दिया और वाई का कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व चेंज हो जाएगा? करेक्ट है, राइट? पर आपको समझना पड़ेगा इसमें एक बजट लाइन भी तो आएगी। ऑफ कोर्स सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैंने x की यूनिट्स तो कम कर दी पर y की यूनिट्स बढ़ा दी, बट डोंट यू थिंक यहां पर मेरा बजट बढ़ सकता है? करेक्ट है, राइट? हमें यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा एक बजट लाइन, करेक्ट है। अब देखो यहां पर एक बजट लाइन है जिसका नाम है बी और बी, करेक्ट है। सॉरी, बी बी तो अपन हटा देते हैं, हम ले लेते हैं टी और टी, करेक्ट है, राइट? टी और टी लाइन है, उसमें ए तो आ रहा है और बी तो आ रहा है, ठीक है। ए कौन सा पॉइंट है जिसमें एक्स की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, एक्स की क्वांटिटी ज्यादा है और वाई की क्वांटिटी कम है, ठीक है। बी पॉइंट वो है जिसमें एक्स की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है और वाई की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है,
राइट, है ना। अब थर्ड जो है x3 और y3, वो ऐसे पॉइंट्स है इसमें x की क्वांटिटी बहुत कम है और y की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पर एक ये है कि जो हमारी टी लाइन है, बजट लाइन, उसमें तो सी वाला जो पॉइंट है वो फॉल ही नहीं कर रहा है। आ रहा है क्या, देखो हमारी बजट लाइन कौन सी है, टी, ये दिख रही है टी, ठीक है। अब टी पे देखो ए पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है, बट सी जो है वो बाहर जा रहा है। तो करीब करीब अगर हमारी ये बजट लाइन है ना, उस पे ए और बी तो जा रहा है, पर सी हमारा पॉइंट यहां पे आ रहा है। ये हमने पढ़ा जिसमें हमने एक्स बहुत कम कंज्यूम किया और वाई ज्यादा कंज्यूम कर लिया। आ रही है क्या बात समझ में। उसमें हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला कलर देखना है, ठीक है। उसमें हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो करीब करीब ऐसा बन रहा है, ठीक है, विच इज बियॉन्ड आर बजट लाइन। आ रही क्या बात समझ में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि देयर आर पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें आपकी टोटल यूटिलिटी सेम होगी। बात तो सही है, उस इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे टोटल यूटिलिटी सेम होगी। मैम ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे यूटिलिटी सेम है क्या, सेम है, करेक्ट है। सी पॉइंट पे भी यूटिलिटी तो सेम ही है, क्योंकि एक्स की यूनिट्स कम कर दी और वाई की यूनिट बढ़ा दी है, ये एक्स है और ये वाई है, करेक्ट है। लेकिन एक ये बात भी तो है कि जो सी पॉइंट है वो भले इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है पर वो बजट लाइन के तो बाहर जा रहा है ना। तो इंडिफरेंस कर्व हमारा ऐसा 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 ऐसा, ये सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, करेक्ट है। डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिट बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, करेक्ट है। लेकिन अगर ये हमारी बजट लाइन है, करेक्ट है, राइट, ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है, ये ए कर्व है, ये बी कर्व है, ये सी कर्व है और ये डी कर्व है। यहां तक क्लियर है सबको, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारी बजट लाइन है, इसका नाम क्या है, टी, करेक्ट है, राइट। अब बताओ बी कर्व वो कर्व है जिसपे कि हर पॉइंट जो है उस पे सेम टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। ए कर्व भी इंडिफरेंस कर्व है, सी कर्व भी इंडिफरेंस कर्व है, डी कर्व भी इंडिफरेंस कर्व है। पर आप ये समझो कि बी कर्व वो है जो कि किसके साथ मैच कर रहा है, बजट लाइन के साथ। आ रही क्या बात समझ में। ए कर्व तो बजट लाइन के अंदर आ रहा है, अंडर बजट लाइन के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ए कर्व तो वो सैटिस्फैक्शन है, वो इंडिफरेंस कर्व है जिसपे हमें टोटल यूटिलिटी तो सेम ही मिल रही है, लेकिन हम प्राइस उसमें और कम पे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए कर्व पे हमें कंज्यूमर सरप्लस अच्छा मिल जाएगा क्योंकि हम पे कम कर रहे हैं, हम पे उसमें कम कर रहे हैं ए कर्व पे। बजट लाइन तो हमारी टीटी है, वो तो बी कर्व पे आ रही है, हम तो ए कर्व पे पैसा दे रहे हैं, करेक्ट है। तो हम पैसा कम दे रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, बात तो खत्म ही हो गई, कंज्यूमर सरप्लस मिल गया, करेक्ट है। बी कर्व पे भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बी कर्व पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स पर भी बजट लाइन आ रही है, तो उसमें भी हमारा जो पैसा जो हम दे रहे हैं वो हमारे बजट में ही है। लेकिन सी कर्व और डी कर्व जो है वो बजट लाइन के बियॉन्ड जा रहा है, क्या आप उस पर प्राइस पे करोगे, नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से कर्व पे हमें मिलेगा, बी कर्व पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेसिकली when you make combination of goods in such a way that you get maximum satisfaction within your budget. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व जिसमें आप ऐसा कॉम्बिनेशन करते हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। बस अगर विद इन बजट ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंस क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जिसपे हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, करेक्ट है। और अगर हमने उसको विद इन बजट कर दिया तो वो हमें क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों मिला, क्योंकि सरप्लस मिल गया ना। क्या मिल गया, कंज्यूमर
सरप्लस मिल गया ना। आ रही है क्या बात समझ में? लाइव वाली जनता, महक, सूरज, अंशुमन, आईएमसीए फाउंडेशन, मांडलिया, प्रतीक, हुजैफा, रवि, पूर्वेश, जानिसार, हाँ, अरे है, अशोक, मनु, ये लड़कियां नहीं है क्या तुम्हारे उसमें? ये लोग भी गायब हो जाते हैं। एक समझ में आया सबको? यस, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं अपन लोग, ठीक है। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 2.28 पे। है ना? अब देखो, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, एक और इंडिफरेंस कर्व, एक और इंडिफरेंस कर्व, एक और इंडिफरेंस कर्व, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस मैप। करेक्ट है। बस अब उस इंडिफरेंस मैप में हमें क्या बिठानी है? टीटी, बजट लाइन बिठानी है। आ रही बात समझ में? इसीलिए हमने सिर्फ इंडिफरेंस कर्व नहीं पढ़ा, हमने मैप भी पढ़ लिया। बिकॉज व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? ग्रुप ऑफ कर्व्स ईच ऑफ विच एक्सप्रेसेस सेम लेवल ऑफ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर ये हमारा ग्राफ है तो हर कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर इस पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही सेम सेटिस्फैक्शन इस पे भी मिलेगा। लेट्स से दिस ए कर्व एंड दिस बी कर्व, ठीक है। ये x है, ये y है, y1 y2, ठीक है। ए कर्व पे भी हम x की सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, y बी कर्व पे भी हम x की सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। पर हम y की कमोडिटी तो हमने बढ़ा दी ना, विच मीन्स b में हमने ज्यादा खर्चा किया। कोई बात, मुझे आदत है सर सुनने की। समझ में आया सबको? ठीक है। क्या बताया मैंने? देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। यहाँ पे देर आर टू कर्व्स ए एंड बी, ठीक है। स्क्रीन पे देखना सब लोग। देर आर टू कर्व्स ए एंड बी, ठीक है। एक्स जब हम लोग थोड़ा कंज्यूम करते हैं और y1 कंज्यूम करते हैं तो एक कर्व पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पर जब x थोड़ा सा ज्यादा सॉरी x उतना ही कंज्यूम करके y थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर, देखो ना y1 y2 में डिफरेंस है ना, तो y2 मतलब ज्यादा y कंज्यूम कर लिया, करेक्ट है। और x उतना ही कंज्यूम किया, तो b कर्व पे वो गुड्स आ रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं। मैम पैसा क्यों ज्यादा दे रहे हैं? तुम देखो ना, x तो सेम ही है, y ज्यादा हो गया ना। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर हमारी बजट लाइन, ठीक है, अगर हमारी बजट लाइन यहां पे आती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बी कर्व पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल गया। ए जो कर्व है उस पे अंडर इक्विलिब्रियम है। अंडर इक्विलिब्रियम मतलब कम प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस, कम प्राइस पे हमें ज्यादा अच्छा यूटिलिटी मिल रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। लेकिन सी और डी कर्व इतने नालायक कर्व्स है ना, कि उस पे ओवर बजट, बियॉन्ड बजट हमारा प्राइस जा रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? यस। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप, जिसमें मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस। देखो क्या लिखा है? द रेट एट विच एन इंडिविजुअल मस्ट गिव अप गुड एक्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई while keeping the overall utility constant। ठीक है। इंडिफरेंस मैप क्या है? बेसिकली एक ऐसा कर्व जिसपे आप x ज्यादा कंज्यूम करते हो तो y कम कंज्यूम करोगे, या वाइस वर्सा। करेक्ट है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा पूरा इंडिफरेंस कर्व। नाउ इस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। करेक्ट है। एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आप x और y कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। x और y आप कंज्यूम कर रहे हो, तो लेट्स से आपने x में 1 यूनिट प्लस की, तो आपको y में 1 यूनिट, मिनिमम 1 यूनिट माइनस करनी पड़ेगी। करेक्ट है? राइट। तो क्या हमें बोल सकते हैं? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, चेंज इन x अपॉन चेंज इन y, x
x+1 अगर हो रहा है तो चेंज इन x ही हो रहा है ना. व्हाट x? चेंज इन कंजम्पशन ऑफ यूनिट x. x+1 क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ऑफ यूनिट x. और y -1 क्यों किया मैंने? एक बढ़ा तो एक कम होगा ना, मिनिमम. और भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि x में अगर 1 यूनिट बढ़ानी पड़ रही है तो y में 3 यूनिट कम करनी पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है. बट जो भी चेंज हम उसको डेल्टा y लिखेंगे. दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस. अब देखो वापस हम उसी ग्राफ पे आते हैं. सॉरी, ठीक है वो ले लेते हैं अपन. ठीक है ना. 1 12 2 6 3 4 4 3. ये फूड और ये क्लोथिंग. ठीक है. यस. अब देखो लेट्स से ये क्लोथिंग है और ये फूड है ना. राइट. अब देखो ध्यान से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. ठीक है. सबसे पहले इधर 1 2 3 4. ठीक है. अब देखो पहला तो हमारे यहां आएगा है ना. दूसरा किधर आएगा? 6 पे. 6 और 2 करेक्ट है. उसके बाद तीसरा किस पे आएगा? 3 और 4 पे. तो यहाँ पे हमारा क्लोथिंग की 4 यूनिट्स है, इसकी 3 है. ठीक है. और एक है इधर इसकी यूनिट्स, हाँ 4 पे. ठीक है. तो हमारा जो कर्व है वो करीब करीब ऐसा जाएगा. आ रही बात समझ में? ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देना, देर आर ए बी सी और डी. करेक्ट है. राइट. अब यहाँ पे आप एक ये चीज देखो कि जब हमको फूड इज एक्स, जब हमें फूड इज एक्स, जब हमें एक्स में 1 यूनिट ऐड करनी थी तो हमें वाई में कितनी यूनिट्स माइनस करनी पड़ी? 6. एक्स क्या है? पहले पहले एक्स क्या था? 1 है ना. 1 में 1 यूनिट ऐड करनी पड़ी तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. 12 - 6 कितना हो गया? दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आ रही बात समझ में? द पॉइंट इज कि ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट पर क्या चल रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जो भी चेंज डी से सी में, सी से बी में, बी से ए में आया है वो किसके कारण आया है? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस. डन. बढ़े आगे. चलो. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेसिकली दैट पॉसिबल, दैट बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें आप कोई भी तरह के रीअरेंजमेंट के लिए तैयार नहीं हो. ठीक है. विद इन द बजट. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आप कोई भी तरह के रीअरेंजमेंट के लिए तैयार नहीं हो. अब देखो यहां पर देखो ये लाइन है P और L. ठीक है. P L जो है वो कौन से पॉइंट पे आ रही है? Q पॉइंट पे. करेक्ट है. राइट. उसके बाद उसके अलावा कहां इंटरसेक्ट कर रही है? T पॉइंट पे और S पॉइंट पे. करेक्ट है. यस. अब मुझे बताओ 3 कर्व्स IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पे मिलेगा? IC3 पे. IC3. ठीक है. IC3 पे क्यों मिलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद इन द बजट है ना. मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद इन द बजट. अब तुम यहां पर ये देखो कि अगर S पॉइंट होता, ठीक है, अगर S पॉइंट होता तो ये इस तरह से जाता. करेक्ट है. पर हमारी बजट लाइन तो ऊपर के लेवल पे क्रॉस कर चुकी है. ठीक है. हमारा IC2 पे बजट लाइन किधर क्रॉस कर रही है? हमारा IC2 है. ठीक है. और बजट लाइन हमारी ऐसे क्रॉस कर रही है. राइट. हमारा जो IC4 है ये हमारा IC4 है और बजट लाइन हमारी नीचे क्रॉस कर रही है. नीचे.
आ रही है क्या बात समझ में? इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बजट लाइन बहुत ज्यादा एक्सीड ना करे, और क्यू पॉइंट इज द ऑप्टिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसमें हम रीअरेंजमेंट के लिए रेडी नहीं रहेंगे। किसके लिए रेडी नहीं रहेंगे? रीअरेंजमेंट के लिए। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, डन 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 डन। पढ़े आगे, चलो। यस, तो अभी तक देखो, अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो, मैक्रो, नेचर, स्कोप। माइक्रो का नेचर क्या है, मैक्रो का नेचर क्या है, माइक्रो मैक्रो कहाँ यूज होते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, डिमांड इधर उधर इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, इलास्टिसिटी के अलग अलग मेथड्स पढ़ी, डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ा, और कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें हमने डीएमयू पढ़ा, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, और इंडिफरेंस कर्व पढ़ा। करेक्ट है? यस, ठीक है। अब हम लोग आखिरी थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे बिफोर वी डू एमसीक्यू, एंड विच इज सप्लाई। क्या है सप्लाई? क्या है? चलो सप्लाई पे आएंगे। बुक्स बुक सबको मिल गई है? अब सप्लाई का सिंपल है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट है, राइट। लेकिन सप्लाई में ऐसा है कि सप्लायर के लिए तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देगा। करेक्ट है, राइट। क्यों बढ़ाएगा? अरे उसको भी तो ज्यादा पैसा कमाना है। जब प्राइस बढ़ती दिखेगी तब वो मार्केट में ज्यादा सप्लाई करेगा ना। अरे तुम सीधी से बताओ, सीधी से एक बात बताओ, तुम्हारे पास लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स है ना? तुम्हारे पास क्या है? आरआईएल के शेयर्स हैं। मैंने तुमको बोला गाइस कल मार्केट बढ़ने वाला है, 9:15 बजे तैयार है, रिलायंस के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। शेयर्स बढ़ते से बेचना शुरू कर दोगे ना तुम लोग, है ना? राइट। तो प्राइस बढ़ते में बेच रहे हो कि प्राइस गिरते में बेचोगे? बढ़ते में बेचेंगे। तो टेक्निकली तुम भी सप्लाई ही तो कर रहे हो शेयर्स का। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो सप्लाई क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, और प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरता है। तो रिलेशनशिप कैसा हो गया? डायरेक्ट। क्लियर है क्या? यस। यहां पर ये बोला जाता है कि व्हेन द प्राइस, प्राइस भी ये है कि रिलेटिव प्राइस। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्राइस? रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है प्राइस एज कंपेयर टू द बिगेस्ट कंपेटिटर। रिलेटिव प्राइस का मतलब प्राइस एज कंपेयर टू द बिगेस्ट कंपेटिटर। रिलेटिव प्राइस ऐसा नहीं कि बस एक किसी ने प्राइस बढ़ा दी, बढ़ा के बेच दिया, इसका मतलब आप भी बढ़ा दोगे। अरे नहीं, वो कंज्यूमर लूज कर रहा है प्राइस बढ़ाने के चक्कर में। आ रही बात समझ में? राइट। क्योंकि हमने डिमांड में भी पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, तो कंज्यूमर लूज करने लग गया। इसलिए आपको रिलेटिव प्राइस देखनी है कि एक बिगेस्ट कंपेटिटर है, वो प्राइस में चेंजेस करता है, अकॉर्डिंगली पूरा मार्केट प्राइस में चेंज करेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो आप सप्लाई बढ़ोगे। तो इसलिए रिलेटिव प्राइस अगर बढ़ती तो सप्लाई बढ़ता है, मार्केट प्राइस बढ़ती तो सप्लाई नहीं बढ़ता है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस। अरे सिंपल सी बात है, जब जियो आया, जियो ने आते से मार्केट कैप्चर किया और जियो बन गया बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट, तो जाके एयरटेल और वोडाफोन ने प्राइस गिराया ना अपने मार्केट के हिसाब से, मतलब कंपेटिटर के हिसाब से गिराया ना उन्होंने। व्हाट इफ जियो मार्केट ही कैप्चर नहीं कर पाता? व्हाट इफ किसी ने फ्री में जियो के गुड्स ही नहीं खरीदे होते? तो क्या जियो बड़ा कंपेटिटर बनता? नहीं। और अगर जियो की लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बड़ा कंपेटिटर वो बन ही नहीं पाया है, तो क्या एयरटेल उसके हिसाब से प्राइस गिराता? फिर नहीं गिराता। तो रिलेटिव प्राइसेस, प्राइस एज कंपेयर टू द बिगेस्ट कंपेटिटर ऑफ योर इंडस्ट्री। क्लियर है? यस। तो जब रिलेटिव प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, जब रिलेटिव प्राइस गिरती है सप्लाई गिरता है। सेटेरिस पैरेबस। सेटेरिस पैरेबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग
कांस्टेंट। क्लियर है सबको? मैम ऐसा क्यों मैम, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्यों करे? अरे प्रॉफिट कमाने बैठा है ना, तो इंसान जो धंधा करने बैठा है, प्रॉफिट कमाने बैठा है, वो ऑफ कोर्स जब प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा सप्लाई करके प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। बिकॉज बात सिंपल है, प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है और उससे रिलेटेड प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यस, ठीक है। लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जैसा डिमांड में होता था उसका उल्टा हो जाता है ना? अब बताओ। अरे ठंड लग रही है क्या? बंद करूं क्या? लाइव वाली जनता ध्यान से सुनना, देखो। चलो हो गया, खत्म हो गया, चलो 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 इधर। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। गुस्सा मानसी, ठीक है। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी हम वापस आएंगे किस पे? चाय कॉफी पे, टी और कॉफी। चलो, टी की जो रिलेटिव प्राइस है वो बढ़ गई, टी की जो रिलेटिव प्राइस है वो बढ़ गई, तो टी की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो तो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना? पर अब कॉफी, अगर चाय की सप्लाई बढ़ गई है और ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया है, तो क्या कॉफी कोई खरीदेगा? खरीदेगा। पढ़ा है ना अपन लोगों ने? करेक्ट है। पर क्या क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? टी की प्राइस ज्यादा है, समझो, टी की प्राइस ज्यादा है ना? मैं समझ गई वो चीज, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड तो टी का सेलर तो बढ़ा देगा। लेट्स से टाटा टी की बात करते हैं, तो टाटा ने देखा कि भाई चाय की प्राइस बढ़ रही है, रिलेटिव प्राइस मार्केट में बढ़ रही है, तो मैं सप्लाई बढ़ा देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो चाय की प्राइस टाटा टी ने तो बढ़ा दी और सप्लाई भी बढ़ा दिया, नॉर्मल चल रहा है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्स्टिट्यूट विच इज कॉफी। तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ने लग गई अब थोड़ी सी, ठीक है, बट कॉफी का सप्लाई गिरेगा क्या? क्यों? मैं रीजन पूछ रही हूं, क्यों गिरेगा? करेक्ट, ठीक है। मैं यही देखो, हर चीज के पीछे मैंने आपको डे वन पे बोला था कि वैसे तो हर क्वेश्चन, हर वाई का आंसर नहीं होता, पर इकोनॉमिक्स में होता है। वैसे तो हर क्यों, हर वाई का आंसर नहीं होता, पर इको में होता है। कभी भी रटना नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड कॉफी का इसलिए गिरेगा क्योंकि भेड़चाल नाम की भी तो एक चीज होती है ना? बैंड वैगन, याद आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे केस में जितने भी सप्लायर्स हैं वो भी तो टी बेचना शुरू करेंगे। भाई मार्केट में टी बिक रही है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी बिक रही है, तू भी टी ही बेच, तो क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगा, ठीक है। अब उल्टा, अगर टी की प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगा, है ना? अब बताओ कॉफी का क्वांटिटी सप्लाइड का क्या होगा? बढ़ेगा। भाई मार्केट में टी की प्राइस तो बहुत गिर गई है, सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहे, तू तो कॉफी बेच, तो कॉफी का सप्लाई बढ़ जाएगा। हाँ बोलो। नहीं, तो बात यही है ना कि डिमांड बाद में प्रिडिक्ट होती है, सप्लाई तो पहले होगा ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है राव ने, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बोले मैम डिमांड बढ़े तो सप्लाई भी तो बड़ा होगा ना, कैसी बातें कर रहे हो? अरे बट डिमांड तो बाद में पता चलेगी ना, यूनिट तो आप पहले दुकान में डालते हो। मैं जब दुकान में कॉफी लेने जाती हूँ
तब कॉफी पड़ी रहती ना कि पहले ऑर्डर प्लेस करते हो फिर कॉफी आती है, कि ब्रू को फोन आया, हाँ वो सौम्य कटारिया आई थी लेने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बनाना शुरू करते हूँ, ग्राइंड कर, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो बाय द टाइम यू विल फिगर आउट द डिमांड, सप्लाई तो पहले ही करना पड़ेगा ना, राइट? यस, सो सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है, दिस इज क्लियर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये होता है कि इधर से अगर इसकी प्राइस बढ़े और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा, बेसिकली मार्केट में इसकी हाइप क्रिएट हो गई, मार्केट में प्रॉफिट जनरेट हो गया टी से। तो व्हाई विल अ सेलर सप्लाई कॉफी? तो कॉफी का सप्लायर कम हो जाएगा, कॉफी का क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और उल्टा अगर टी की प्राइस गिर जाती है तो इफ बेसिकली इसका मतलब कि टी प्रॉफिट जनरेटिंग अब नहीं बची, तो व्हाई विल अ सेलर सेल टी? अब सेलर किसका क्वांटिटी बढ़ाएगा? कॉफी का। समझ में आया? बात तो यही है ना इकोनॉमिक्स में, कि डिमांड सप्लाई को एक पे मीट करना, क्रॉस दिख रहा है ना, उस पॉइंट पे लाना ही तो मेन खेल है। यही तो बात है, जो धंधे आज सक्सेसफुल है, जो धंधे आज सक्सेसफुल है वो अपनी डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव मतलब इधर मार्केट में प्राइस गिरने लगी, आपने सप्लाई भी कम कर दी, आपने डिमांड फोरकास्ट नहीं किया। मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आज जो ट्रेंडिंग है वो मत करो, जो आज से 5 साल बाद जिसकी रिक्वायरमेंट है वो करो। क्यों बोला मैंने? जो कि जिसकी डिमांड फ्यूचर में है, तुम आज वो करो, आज उसको सप्लाई करो। तुम, you are a professional, you have certain qualifications, you will have certain qualifications, have those qualifications, sell those qualifications, supply those qualifications जिसकी फ्यूचर में डिमांड है, so that डिमांड का इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात यही होती है कि लोग आज सप्लाई गिरा देते हैं क्योंकि इधर टी में ज्यादा पैसा है, पर टी में पैसा जनरेट होना शुरू हो गया है, अब कॉफी की डिमांड क्रिएट होगी, तब तक आप टी में मूव कर चुके होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? नाउ नेक्स्ट, इधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या लोगे? कार फ्यूल मत बोलना, संभालो खुद को। हाँ, इंक और पेन, वेरी नाइस, अच्छे बच्चों की बात करो तुम लोग। हाँ, पेन पेंसिल यूज करने का टाइम है तुम्हारा। इंक और पेन, ठीक है। अब देखो, पेन की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड तो पेन का बढ़ जाएगा, तो ऑफ कोर्स इंक का भी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा ही, है ना? राइट, होगा ही ना? राइट। और ऑफ कोर्स अगर पेन की प्राइस गिरेगी, वो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगा, तो इंक का अकेले बेच के क्या करोगे? उसका भी क्वांटिटी सप्लाइड आप गिरा दोगे। क्लियर है? समझ में आया सब? आया सबको? यस, डन 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 डन। चलो, चलो एक बार इसको रीड कर लो। चलो, तो क्या लिखा है इसमें? यहाँ पे राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर,
एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स हैं। ये ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जिसके बिना प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। आपको जमीन भी चाहिए, चाहे खुद की रखो या किसी से लीज पे रेंट पे लो, ठीक है, बट लैंड तो चाहिए। आपको लेबर भी चाहिए उस जमीन पे काम करने के लिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, चाहे लेबर को सबको पैसा दो या फिर मशीन्स खरीदो, मशीन चलाने के लिए भी लेबर चाहिए, तो आपको कैपिटल तो चाहिए ही इन एनी केस। और साथ में आपको उस धंधे को चलाने के लिए एक बिजनेस भी चाहिए, बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी डालना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। सो द पॉइंट इज कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ेगी तो इवेंचुअली उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी पर आपको मार्केट की प्राइस तो, सेलिंग प्राइस तो सेम रखनी है, तो आप कमोडिटी कम सप्लाई करोगे, करेक्ट है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा रिलेटिव प्राइस, तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ती है तो आप क्वांटिटी सप्लाइड कम करो। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, अगर मार्केट की रिलेटिव प्राइस बढ़ती है तो आप सप्लाई बढ़ा देते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। पर अगर आपकी खुद की कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है, मार्केट में प्राइस कांस्टेंट है, ये जो रिलेटिव प्राइस है वो तो कांस्टेंट है ना। आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई, आपकी लागत बढ़ गई, तो ऐसे केस में आप सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड इतना रखोगे कि सेम मार्केट प्राइस पे आप बेच सको। समझ में आया सबको? एक बार और समझना है, थोड़ा सा, एक बार और, एक बार थोड़ा सा, अरे चलता है थोड़ा सा, मानिक समझ में आ रहा है? देखो सीधी सी बात है, हमने अभी क्या पढ़ा, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, करेक्ट है, राइट। पर ये तो ऐसे कि मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, रिलेटिव प्राइस बढ़ रही है, पूरी इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ रही है, तो सब सप्लाई बढ़ा रहे हैं, करेक्ट है, राइट। लेकिन आप सोचो मार्केट की प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, राइट, मार्केट की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड नॉर्मली तो आप कांस्टेंट रखते हो, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट की प्राइस कांस्टेंट है पर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राइस है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब क्या, लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस हो गई वो, रेंट, रेंट आपके लिए कॉस्ट होती है ना, ठीक है। उसके बाद लेबर को वेजेस, कॉस्ट प्राइस हो गई वो। उसके बाद कैपिटल को इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट दोगे बैंक को, कॉस्ट प्राइस हो गई वो। और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दोगे तो प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस में कवर करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपकी बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी ना। क्यों मैम? सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो हमें सप्लाई ही तो गिरानी पड़ेगी अगर हमें सेलिंग प्राइस सेम रखनी है और कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है। सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अभी, अगर आपको कोको कोला बनाने में 5 रुपए कॉस्ट प्राइस लगता है, ठीक है, अब 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड करते हो और आपकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, करेक्ट है, राइट। और 10 रुपए के में आप 5 यूनिट बनाते हो तो आपको टोटल खर्चा कितना लगता है? 50। मतलब टोटल खर्चा आपको टेक्निकली कितना लगेगा? हाँ 50, ठीक है। ये आ रही क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से, है ना। अब यहां पर हुआ क्या कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वही कितनी हो गई? 7 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट तो हम 5 ही रख रहे हैं, है ना। अब हम बताओ, सेलिंग प्राइस 12 कर दिया हमने, करेक्ट है। अब बताओ 12 रुपए भी बेच सकते हैं क्या? 12 पे बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते, है ना, 12 पे तो हम नहीं बेच सकते। अब एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर अब हमें 10 यूनिट्स ही बनानी है तो 10 यूनिट्स को बनाने के लिए अब हमें कितने लग रहे हैं? 70 रुपए, पर हमारी जेब में कितने थे? 50 रुपए। तो पहले पूरी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में हमें 50 रुपए लग रहे थे, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में 50 लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 70। तो आप इतनी 20 यूनिट्स का सप्लाई गिरा दोगे कि एटलीस्ट आप जेब से तो 50 रुपए लगाओ, पहला। दूसरा चेंज आप करोगे किसमें? प्रॉफिट में। प्रॉफिट को गिरा के आप 3 रुपए कर दोगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस वापस 10 हो जाएगी। और अब 5 यहाँ पे, सॉरी 10 यूनिट्स की जगह आप 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करोगे, सो दैट आपकी प्राइस भी कम, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो विच इज वाई हमने ये कंक्लूड किया कि अगर
cost price of producing a good increases, then supply decreases. आ रही है क्या बात समझ में? यस और इसीलिए अगर हमें किसी चीज में गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो हमारी कॉस्ट प्राइस तो कम हो जाएगी, और कॉस्ट प्राइस अगर कम होती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ सकती है. आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस ठीक है. अब बताओ कॉस्ट प्राइस हम कम कैसे कर सकते हैं? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे, मतलब बेटर कर दें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेटर कर दे. क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस गुड्स नहीं जो आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ कि आप प्रोडक्शन में इतनी अच्छी क्वालिटी लाओ या इतना इजी तरीका लाओ सो दैट आपकी कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाए. आ रही बात समझ में? जैसे आप अगर खुद की जमीन लेके रह रहे हो जिसमें आपको मालूम है आपको रेंट ज्यादा मिल जाएगा, तो आप रेंट पे दूसरी जमीन ले लो और खुद की जमीन को रेंट पे लगा दो, कॉस्ट बच गई. यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ कुछ कर सकते हो जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और आपकी सप्लाई बढ़ जाए. क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से. यस अब कल हम लोग सप्लाई कर्व, वही एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, डिटर्मिनेंट्स, इलास्टिसिटी, ये सब कुछ कल हम पढ़ेंगे. क्लियर है? डन? ठीक है चलो, I'll see you tomorrow. Yes? All right.